हेलो एवरीवन। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है बालकों में सामान्य चिकित्सा सिद्धांत। तो ये टॉपिक पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम बच्चों का ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, जैसे अतिसार रोग का ट्रीटमेंट कर रहे हो या कास का कर रहे हो, किसी भी रोग का कर रहे हो, और आप उसमें कास है तो आप उसमें सितोपलादी दे रहे हो। तो सितोपलादी जो होगा उसके अंदर क्या होगा, मात्रा जो रहेगी वो तो अलग अलग रहेगी। कि जैसे सितोपलादी मान लीजिए जो बड़े लोग हैं युवा अवस्था में 6 ग्राम यूज कर रहे हैं, तो आप 6 ग्राम बच्चे को नहीं दे सकते। तो यहाँ पे चिकित्सा सिद्धांत का समझने का मतलब ये है कि बच्चों में जो दोष हो रहे हैं, जो रोग हो रहे हैं, उसके अंदर कौन से दोष उपस्थित होंगे या कौन से दोष से उनको कौन सी व्याधियाँ होंगी, और अगर व्याधि अगर हो भी रही है तो उसकी चिकित्सा हम किस प्रकार की औषध से करेंगे और उसकी मात्रा क्या रहेगी। इसलिए बालकों में चिकित्सा सिद्धांत का अलग से आचार्य ने वर्णन किया है। थोड़ा सा और इसको डिटेल में थोड़ा ब्रॉड करके पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि बालक जो है वो एक मूक प्राणी है। मूक यानी कि बोल नहीं सकता। जैसे 6 महीने का बच्चा है या 1 साल का बच्चा है, वो आपको बोल के नहीं बता सकता कि उसको ये परेशानी हो रही है। एक एकदम मूक प्राणी होता है, वो बोल नहीं सकता, और उसकी सभी धातुएं क्या होती हैं, मृदु होती हैं, क्योंकि धातुएं तो अभी बढ़ना शुरू होंगी, एकदम न्यून और मृदु अवस्था में होती हैं। और बालक को बाह्य वातावरण व आहार साथ में होने में क्या लगता है, समय लगता है। ये सब कहने का मतलब ये है इसीलिए कि बच्चे को रोग जल्दी होंगे। आपने देखा होगा कि एक तो बड़ा व्यक्ति है, एक छोटा बच्चा है, तो अगर डिजीज होने की ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो किसके अंदर रहेगी, बच्चों के अंदर रहेगी, क्योंकि उनके अंदर क्या रहता है, इम्यूनिटी उनकी क्या रहेगी, वीक रहती है। इसीलिए क्या होगा, अगर हमने थोड़ा सा भी उनके डाइट में, एनवायरनमेंट में चेंज किया तो बच्चे क्या हो जाते हैं, रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। तो शुरू से पढ़ते हैं एक बार। बालक क्या है, एक मूक प्राणी है। सभी धातुएं क्या रहेंगी, मृदु रहेंगी। बाह्य वातावरण और आहार साथ में होने में इसीलिए क्या लगेगा, समय लगेगा, क्योंकि अभी जो है अडप्ट करना शुरू नहीं किया है। अब जैसे बड़े लोग हैं, उनको कुछ भी आप खिला रहे हो तो वो एक बार को साथ में हो जाएगा। जैसे ज़्यादा मिर्ची आपने किसी बड़े व्यक्ति को खिला दी तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप बच्चे को नहीं खिला सकते क्योंकि वो उसको साथ में नहीं है, और साथ में होने में क्या लगेगा, समय लगेगा। जैसे कोई बहुत ज़्यादा मिर्ची खाता है, एक छोटा सा बच्चा है वो मिर्ची नहीं खा सकता, लेकिन वही बच्चा कल बड़ा होकर बहुत ज़्यादा मिर्ची खाएगा। यानी कि उन मिर्चियों को, जो मिर्ची वो खा रहा है या जो भी तीक्ष्ण आहार विहार, जो भी बाहर का जंक फूड जो भी वो खा रहा है, उसको साथ में होने में क्या लगेगा, समय लगता है। क्योंकि बच्चों की बॉडी जो होती है वो जल्दी क्या नहीं करेगी, अडप्ट नहीं करेगी, इम्यूनिटी वीक होने के कारण। अतः आहार विहार में परिवर्तन होने से बच्चा क्या हो जाएगा, रोगग्रस्त हो जाएगा। इसीलिए बालक के स्वास्थ्य पर क्या देना है, हमें विशेष तरीके से ध्यान देना है। इसीलिए बच्चों की क्या है, स्पेसिफिक केयर की जाती है, स्पेशल केयर की जाती है। ज़्यादा ठंड में उनको बाहर नहीं निकलने देंगे, सर्दी में बाहर नहीं निकलने देंगे, गर्मी में बाहर नहीं निकलने देंगे, लू लग जाएगी। इस तरीके से बच्चों की, या फिर तरह तरह की चीज़ें भी बच्चों को नहीं खाना, आइसक्रीम नहीं खाने दे सकते। क्यों ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि बच्चा जो है अभी साथ में नहीं है, उसकी बॉडी को आहार विहार है वो अभी ज़्यादा साथ में नहीं है, वो फटाफट से क्या हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। यदि वह रोगग्रस्त हो गया हो तो सम्यक प्रकार से रोग विनिश्चय कर चिकित्सा करनी चाहिए। अब आपने देखभाल बहुत करी, फिर भी क्या हो गया, इम्यूनिटी डाउन थी, बच्चा बीमार हो गया। तो हमें क्या करना है, रोग का विनिश्चय, यानी कि पहले तो पता करना है कि कौन सा रोग हुआ है, फिर उसकी क्या करनी है, चिकित्सा करनी है। अब आपको पता तो है नहीं, रोग हुआ है, आप ट्रीटमेंट देने लग रहे हो। बच्चे को हुई खांसी है, आप अतिसार का ट्रीटमेंट दे रहे हो। इसीलिए आपको पहले क्या करना है, रोग का विनिश्चय करना है। इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले वैद्य को रोग की चिकित्सा करनी चाहिए, कि रोग कौन सा हुआ है, उसी के अनुसार वो औषध का क्या करेगा, चयन करेगा। आचार्य चरक ने क्या बताया है, आचार्य चरक ने बोला है, दोष दूष्य मलाश्चैव महताम व्याधयश्च ये त एव सर्वे बलानाम मात्रा त्वा अल्पतरा मता। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब यह है कि चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़े व्यक्ति हो या वृद्ध हो, युवा अवस्था की बात करें, वृद्ध की बात करें, आयुर्वेद के अंदर सभी के अंदर 3 दोष होंगे, 7 धातु होंगी, जो मल हैं वो होंगे, सभी के अंदर होंगे।
ऐसा तो है नहीं कि जो छोटा बच्चा है उसके अंदर केवल रस धातु है, बाकी की धातु नहीं है, या वृद्ध व्यक्ति है उसके अंदर 2 ही धातु है, बाकी की धातु नहीं है। ऐसा नहीं होता, सभी के अंदर वही धातु है, वही मल है, वही दोष है, वही सब सेम होगा, लेकिन मात्रा बदलती है। किसी के अंदर कम होंगे, किसी के अंदर ज़्यादा होंगे। अब जैसे कि वृद्धावस्था में धातु तो पूरी 7 होती हैं, ऐसा थोड़ी है कि अस्थि धातु नहीं है, फिर भी हम क्या कहते हैं, वृद्धावस्था में अस्थि का क्या हो गया है, क्षय हो गया है, शुक्र का क्षय हो गया है। इसका मतलब ये थोड़ी कि शरीर के अंदर बिल्कुल भी अस्थि नहीं है और शुक्र नहीं है। कहने का मतलब है कि मात्रा बदल जाती है आयु के अनुसार, लेकिन चीज़ें ये सारी की सारी लाइफ टाइम रहती हैं। तो जो दोष, तो चरक ने क्या बोला है, जो दोष धातु मल व्याधि व चिकित्सा युवा वृद्ध की होती है, यानी कि जो दोष धातु मल वृद्ध के अंदर होंगे, युवा के अंदर होंगे, वही बच्चों के अंदर होंगे। इसी तरीके से इन्होंने बोला है कि जो व्याधि बच्चे में, जो युवा में होगी, वृद्ध में होगी, वही बच्चों को होगी। इसी तरीके से ये बोला है कि जो चिकित्सा रोगों की युवा और वृद्ध के अंदर होती है, वही बालकों में होती है। फिर से बोलती हूँ, आपको समझ नहीं आया होगा तो। कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है आचार्य चरक ये कहना चाह रहे हैं कि जो दोष धातु मल बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर उपस्थित हैं, वही बच्चों के अंदर हैं। जो रोग बड़ों को होते हैं, वही सेम बच्चों को होते हैं। जो बड़ों के अंदर चिकित्सा होती है उस रोग की, वही बच्चों के अंदर होगी। तो फिर बदलाव कहाँ आया, बदलाव आएगा कि बालक के शरीर में इनकी मात्रा कम होगी। अब मान लीजिए कि जो है कास रोग हुआ, तो कास है या अतिसार है, कोई भी रोग है, पांडु है, कामला है, जो भी आपको समझ में आए, ज्वर, फीवर, जो भी, ठीक है। जैसे कि हम ज्वर की बात कर लेते हैं, सबसे इजी एग्जांपल। हम फीवर हुआ, 650 जो है 650 mg की PCM आपने पकड़ा दी, किसको, 30 साल की एज है उस पेशेंट की, आपने 650 mg दे दी पैरासीटामोल। क्या ये 650 mg आप बच्चे को दे सकते हो? तो जवाब है नहीं। अब यहाँ पे आपको डोज क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। बच्चे को भी बुखार था, बड़े को भी बुखार था, पैरासीटामोल ही दोनों के बुखार में काम आएगी, लेकिन मात्रा बदल गई ना, बड़े के अंदर ज़्यादा मात्रा और बच्चों के अंदर कम मात्रा। तो समझ में आया कि चीज़ें वही रहेंगी, रोग भी वही रहेंगे, ट्रीटमेंट भी वही रहेगा, केवल क्या बदलेगा, डोज बदलेगा। इनकी मात्रा क्या हो जाती है, कम होती है। अतः चिकित्सक को चाहिए कि कोमलता और परतंत्रता को देखकर, परतंत्रता को देख करके, यानी कि बच्चा खुद को हैंडल नहीं कर सकता, दूसरे पे निर्भर है, अभी अपनी माँ पे निर्भर है। परतंत्रता को देख करके उसे क्या करना है, वमन आदि कर्म तो नहीं करवाना है, बल्कि सामर्थ्य को देख करके रोगानुसार अल्प मात्रा में ही औषध का प्रयोग करना चाहिए। अब मान लो बच्चे को कोई ऐसा रोग है, ठीक है, जैसे कि वही एक मैं कास का ही एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है, कास रोग है, कफ बढ़ा हुआ है। अब चिकित्सक तो बोल रहा है कि कास है, मैं तो इसमें वमन ही करवाऊंगा, मैं औषध नहीं दूंगा। तो आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि आप किस पेशेंट में कौन सा प्रोसीजर करवा रहे हो। अच्छे अच्छे लोग वमन को हैंडल नहीं कर सकते, बच्चा तो कहाँ से ही करेगा, और बच्चों के अंदर वमन करवाना भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कि छोटी सी बीमारी है और आप उसमें बोल रहे हो कि इसमें तो सर्जरी ही करनी पड़ेगी तभी ठीक होगा, तो ऐसा नहीं होता। पहले हमें क्या करना पड़ता है, औषध दे के देखेंगे, अगर उससे आराम नहीं मिलेगा तब हम सर्जरी या किसी प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ भी सेम बात हो गई कि चिकित्सक को क्या करना है, अल्प मात्रा में ही औषध से ही चिकित्सा करनी है। ऐसा नहीं कि आप बच्चे के अंदर वमन आदि कर्म करवाने लग गए, क्योंकि बच्चों के अंदर इतना बल नहीं है कि वो वमन विरेचन को झेल सकें। इन दुनिया का सबसे, या पंचकर्म का सबसे जो टफ प्रोसीजर होता है वो वमन होता है। बस्ती विरेचन सब आसानी से हो जाते हैं, वमन नहीं हो सकता आसानी से। वमन करवाना बहुत मुश्किल प्रोसीजर है, इसलिए बच्चों में हमको वमन नहीं करवाना चाहिए, केवल क्या दें, औषध दें। अब ऐसा नहीं है आपने छोटा मोटा रोग देखा, आप उसमें वमन विरेचन बस्ती करवाने लग गए, अरे पहले औषध तो देके देखिए, क्या पता औषध से ही ठीक हो जाए। तो यहाँ पे हमें अल्प मात्रा में क्या करना है, औषध का प्रयोग करना है। चिकित्सक प्रमाद रहित होकर मधुर द्रव्यों के क्वाथ में दूध मिलाकर मृदु बनाकर बालकों को दे। क्या करना है, औषध भी कैसे देनी है। अब आपने लाए और सीधे कोई तिक्त रस वाली या कटु रस वाली बच्चे को औषध पिला दी, नीम का काढ़ा पिला दिया,
गिलोय पिला दिया, तो क्या बच्चे इसको पिएंगे? कभी नहीं पिएंगे। तो हमें औषध भी बच्चों के लिए ऐसी सेलेक्ट करनी है जिसको वो आसानी से खा सके या पी सकें। तो हमेशा हमें ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि मधुर रस वाली औषध का सिलेक्शन करेंगे बच्चों के लिए। तो चिकित्सक प्रमाद रहित होकर मधुर द्रव्यों के क्वाथ में दूध मिला के उसको मृदु बना के, अब ऐसा भी नहीं तीक्ष्ण औषध का आप प्रयोग कर रहे हो, तो उसको मृदु करके बच्चों को हमें प्रयोग कराना है। जो बालक परतंत्र हो, जो माता का दुग्ध पान करता हो, परतंत्र यानी कि जो माँ पर निर्भर हो, जो भी ब्रेस्ट फीड कर रहा है, जो माता का दुग्ध का पान कर रहा है, उसे रोग काल में औषध किसको देनी है? बच्चे को ना दे करके उसकी माँ को देंगे। या तो ऐसा कर लिया, क्योंकि मैंने आपको पिछला पढ़ाया है कि जैसा आहार विहार करेगी धात्री, उसका स्तन्य उसी तरीके का हो जाएगा। तो आप माँ को या धात्री को जो भी औषध दोगे, वो औषध के गुण किसके अंदर आ जाएंगे? स्तन्य के अंदर आ जाएंगे। और स्तन्य का पान जब बच्चा करेगा तो उसका रोग ठीक हो जाएगा। तो जो बच्चे परतंत्र हैं, यानी कि 1 महीने का बच्चा, 2 महीने का बच्चा, तो उसके अंदर औषध किसको देनी है? रोग काल में उसकी माता को देनी है, या फिर कैसे देनी है? स्तन्य पर लेप करके देना चाहिए। जैसे कि कोई भी औषध है, उसका आपने लेप बनाया, स्तन्य पे लेप किया, फिर उसका सुखाने के बाद प्रक्षालन करेंगे और मदर जो है बच्चे को स्तन्यपान करा देगी। तो इस तरीके से बच्चे को इनडायरेक्टली औषध देनी है। कहने का मतलब है कि बच्चे को डायरेक्ट औषध नहीं देनी, इनडायरेक्ट देनी है, क्योंकि बच्चे की अभी अग्नि इतनी तेज नहीं है कि वो औषध को पचा सके, डायरेक्ट औषध को पचा सके, या बच्चे डायरेक्ट औषध को खा सकें। तो इनडायरेक्ट औषध का पान करवाते हैं हम किन में? जो परतंत्र बच्चे हैं, जो ब्रेस्ट मिल्क का पान करते हैं, उनको। शिशु को अत्यंत स्निग्ध, रुक्ष, उष्ण, अम्ल तथा जो द्रव्य विपाक में कटु हो, वह औषध पान व अन्न गुरु हो, इनका प्रयोग नहीं करना है। यानी कि बहुत ज़्यादा स्निग्ध औषध का प्रयोग नहीं करना, जो बहुत ज़्यादा रुक्ष हो, बहुत ज़्यादा उष्ण हो, अम्ल रस वाली हो, या जो विपाक में कटु हो, पता चला वायु को ही बढ़ा दिया बहुत ज़्यादा, या फिर जो गुरु हो, यानी कि औषध पची नहीं रही है, ऐसी भी औषध का बच्चों के अंदर प्रयोग नहीं करना है। फिर उसके बाद शीरप बालक, यानी कि जो माता पर निर्भर है, शीरप बालकों को औषध देनी हो तो दूध व, यानी जो दूध का पान कर रहे हैं, तो दूध व घृत के साथ मिला के, किंतु यदि माता को औषध देनी हो तो केवल औषध देनी है, दूध घी के साथ नहीं देनी है। अब मैं आपको समझाती हूँ इस लाइन में क्या लिखा हुआ है, कि जो शीरप बालक है, यानी कि जो दुग्ध का पान करते हैं, जो दूध पीते हैं, उन बच्चों के लिए जो केवल दुग्ध का ही आहार करते हैं, उनको हम कहते हैं शीरप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बच्चों को औषध दे रहे हैं तो हमें कैसे देनी है औषध? या तो दूध में मिला के या घी में मिला के। ये तो बात हो गई जब आप डायरेक्ट औषध दे रहे हो, किसको? बच्चे को। लेकिन अगर बच्चे को आप किसी कंडीशन में औषध नहीं दे सकते और आपने सोचा है कि औषध इसकी माँ को देनी है, या औषध ज़्यादा तीक्ष्ण है तो बच्चे को तो दे नहीं सकते, तो उसकी माँ को दे सकते हैं। तो माँ को औषध देनी है, तब हम वहाँ पे दूध और घी मिला के नहीं देंगे, केवल अकेली औषध का पान करवाएंगे, जल के साथ या मधु के साथ। फिर वहाँ पे हम दूध और घी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि पता चला दूध और घी ने माँ के अंदर ही कफ को बढ़ा दिया और औषध ने काम ही नहीं किया। तो ये बात क्लियर है कि अगर आप बच्चे को औषध दे रहे हो, शीरप जो बच्चा है उसको औषध दे रहे हो, तो ही आपको दूध और घी में मिला के देनी है। लेकिन अगर वही औषध आप उसकी माँ को दे रहे हो तो दूध और घी का प्रयोग नहीं करना है। तो इस तरीके से आचार्यों ने बालकों के अंदर चिकित्सा का महत्व बताया है, चिकित्सा करने का तरीका बताया है, और वही सेम बातें बताई हैं कि जो दोष धातु बड़ों के अंदर होती हैं वही बच्चों के अंदर होती हैं, लेकिन उनकी मात्रा कम हो जाती है। और जो बच्चा परतंत्र है उसको औषध किस तरीके से देनी है, या फिर बच्चों में आपको कौन से रस वाली औषध की प्रधानता रखनी है, तो वो मधुर रस वाली है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ही आपके जैसे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, औषध निर्धारण वगैरह, ये टॉपिक आपके क्लियर हो पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू।